अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अब मैं ये कहूँगा मैथमेटिक्स पर लाहिर पंजवानी और पढ़ा कंप्यूटर रहा हूँ। तो आप लोगों की फरमाइश की वजह से मैंने ये स्टेप लिया और थोड़े बच्चे कुछ परेशान थे कि कंप्यूटर में थोड़ा इशू है, तो मैंने इसीलिए ये वीडियोस स्पेशली आप लोग की फरमाइश की वजह से मैं ये कंप्यूटर की वीडियो बना रहा हूँ। और मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं दो चैप्टर्स कवर कराऊँगा इंशाल्लाह, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और दूसरा हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, जिससे अच्छी खासी वेटेज है पेपर के अंदर। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे पढ़ाए हुए कोई काफ़ी टाइम हो गया कंप्यूटर। मैं मैथ्स ही पढ़ाता हुआ आया हूँ शुरू से, लेकिन मैंने बीच में पढ़ाई थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने हिसाब से जितना अच्छे तरीके से डिलीवर हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। What is computational thinking? Explain with the example. Computational thinking is a program solving process that involve break down complex problem into small part, identify pattern, focus on essential details, and creating step-by-step algorithm to solve it. कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स अगर एक बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन कर देती है चीज़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके फिर उसको एक एक स्टेप सॉल्व करके इसको सॉल्व किया जाता है। उसके अंदर डीकम्पोजिशन होता है, पैटर्न रिकग्नाइजेशन होती है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, फिर अल्गोरिथम हमारे पास आता है जिसको बड़ा डिटेल में हमने पढ़ना है। तो उसके कोर कंपोनेंट जो होते हैं जिसको ये ब्रेक करती है चार हिस्सों में, हमारे पास डीकम्पोजिशन है, ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क। उसको ब्रेक करती है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में और मैनेजेबल टास्क की फॉर्म में। पैटर्न रिकग्नाइजेशन, आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी और ट्रेंड विद और अमंग प्रॉब्लम, क्या सिमिलैरिटी है क्या ट्रेंड चल रहा है उसको रिकग्नाइजेशन देती है। फिर एब्स्ट्रैक्शन, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली इग्नोरिंग इररेलेवेंट डिटेल, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम पिकअप करते हैं और उसी के थ्रू उसको टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारे पास अल्गोरिथम्स, डेवलप अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन और सेट अ रूल्स। तो अल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसको डिजाइन। जैसे कि आप अगर अपना पीसी ऑन करते हैं तो अगर आप देखें वो स्टेप बाय स्टेप आपका चल रहा होता है, पहले डेल लिखा हुआ आएगा या पहले विंडोज लिखा हुआ, जो भी इसके स्टेप्स होते हैं, तो वो अल्गोरिथम डिफाइंड हुआ है, फिर जाके आपका डेस्कटॉप बना हुआ आता है, फिर आप अपना जो काम कर रहे होते हैं वो एक जो अल्गोरिथम पीछे सेट किया गया है कि जैसे ही आप उसको पावर देंगे अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को, तो वो एक इसके स्टेप पहले से डिफाइंड है रैम के अंदर, तो वो उस हिसाब से परफॉर्म कर करके फिर आपका डेस्कटॉप आता है। ऐसा तो नहीं है एक बार आपने ऑन किया तो डिफरेंट स्टेप है, दूसरी बार ऑन हुआ तो डायरेक्ट डेस्कटॉप आ गया, कोई विंडोज वगैरह की फॉर्म बनी भी नहीं आई। ऐसा तो नहीं होता, वो अल्गोरिथम डिफाइंड हुआ हुआ इसके अंदर। अल्गोरिथम के बगैर कंप्यूटर या कोई प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे, ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल ट्रिप, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग अबाउट अ मैसिव स्कूल ट्रिप यू यूज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। फॉर एग्जांपल एक स्कूल, इसमें 1000 बच्चा है, उसको पिकनिक पे लेके जाना है, तो एक बड़ा टास्क है बच्चों को। अब उसमें क्या क्या डीकम्पोजिशन, ब्रेक द ट्रिप डाउन टू स्मॉलर टास्क, बुक ट्रांसपोर्ट, हायरिंग वेन्यू, ऑर्गेनाइज फूड एंड गेटिंग पेरेंट कंसेंट फॉर्म। तो बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, बुकिंग ट्रांसपोर्ट का काम अलग कर दिया, हायरिंग की वेन्यू अलग कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन फूड अलग कर दिया, पेरेंट की कंसर्न फॉर्म अलग कर दिए, उन्होंने अलग अलग। अब क्या है? पैटर्न रिकग्नाइज द बुकिंग ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रिप इज सिमिलर टू द प्रीवियस ट्रिप, सो यू कैन यूज द सेम कोच कंपनी। तो प्रीवियस ट्रिप को देख के अगर वो सेम ही है तो उसी से बुक करवा लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे लिए आसानी होगी, हमें बहुत सारी चीजें देखनी नहीं पड़ेंगी। इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन क्या, फोकस ऑन द क्रिटिकल डिटेल, टाइम, कॉस्ट, लोकेशन, इग्नोर इररेलेवेंट, कलर ऑफ द बस और ये सारी चीजें इररेलेवेंट है। ठीक है, जो रेलेवेंट है उसको एब्स्ट्रैक्शन में हम लिखते हैं। अल्गोरिथम, क्रिएट अ चेकलिस्ट अल्गोरिथम टू फॉलो। क्या क्या रूल है? पहले सेंड फॉर्म होगा, रिसीव पेमेंट, बुक बस और कंफर्म वेन्यू। ये चार स्टेप में इसका अल्गोरिथम लिखा गया है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, मैंने नेट से ली और मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा शायद बेहतर समझ आ जाए। तो ये इसकी एक छोटी सी एक इसमें एग्जांपल थी, जो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो चार कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए छोटी सी एग्जांपल थी। अच्छा जी, कंप्यूटेशन सॉल्यूशन डिजाइन में हमारे पास डिजाइन मेथड्स जो आते हैं वो तीन आते हैं। एक अल्गोरिथम आता है, एक हमारे पास फ्लो चार्ट आता है, एक सूडो कोड आता है। ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे सूडो कोड और फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। तो इसको भी हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। ठीक है, कि इनमें क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। तो हम सबसे पहला जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम अल्गोरिथम। While solving problem using computer, the first step is to think about the algorithm. Algorithm is step-by-step set of instructions that define how a specific problem should be solved. It is high-level description of solution without worrying about the implementation details such as specific programming language. देखिए अल्गोरिदम जो है ना सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो आप नेचुरल लैंग्वेज
नॉर्मल इंग्लिश वर्डिंग में लिखी जाती है। इसमें हम प्रोग्रामिंग के हैश लगाना है, ग्रेटर देन लेसर देन साइन लगाना है, ये सब चीज़ों को नहीं देखा जाता। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज कह रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। और कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके जो स्टेप्स होते हैं उसको डिफाइन करा जाता है, अल्गोरिथम के अंदर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक नेचुरल लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। अच्छा, बुक में मैंने गो थ्रू किया, बुक को भी गो थ्रू किया, तो उसमें थोड़ा वैसे नॉर्मली मैं जो करता था काम, ये हमेशा इस तरीके से, पहला स्टेप आप स्टार्ट लिखते हैं, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ इसको याद करने। फिर हमारे पास कोई इनपुट होता है, फिर कोई ना कोई प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो इनपुट लिया, फिर उनको ऐड किया, फिर हमारे पास आउटपुट होता है, और फिर हमारे पास कहानी एंड स्टॉप कहते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट और एंड कह लें, स्टॉप कह लें, कोई मसला नहीं, दोनों चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का है, ये एक प्रोसेस है इसका एल्गोरिथम का, इस तरीके से हम लेकर चलते हैं एल्गोरिथम को। ठीक है, अब कुछ हम इसकी वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, बड़ा सिंपल। अब यहाँ पर बुक के अंदर स्टार्ट और स्टॉप नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। नॉर्मली मेरी आदत भी ये थी कि यहाँ पर स्टार्ट आ गया, फिर यहाँ पर हमारे पास एंड कह लें या स्टॉप कह लें। ठीक है, ये मेरी प्रैक्टिस इसी में थी, और शायद आपको और बुकों में इस तरह मिले, लेकिन आपकी बुक में नहीं था, तो मैंने इस तरह जो था वही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो नंबर्स को ऐड करवाना है। अब दो नंबर को ऐड कराना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखिए मैंने कहा था सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में ये एल्गोरिथम लिखना होता है। इसका प्रोग्रामिंग के जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो यूज करने की जरूरत नहीं होती। क्या लिखा हुआ है, इनपुट टू नंबर, लेट कॉल देम नंबर वन एंड नंबर टू। आप चाहें तो इस तरह लिख दें, इनपुट टू नंबर्स नंबर वन एंड नंबर टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। अगला स्टेप क्या, ऐड कराना है, तो आपने लिखा ऐड नंबर वन एंड नंबर टू टुगेदर, दोनों को ऐड करा दिया। अब क्या करें, स्टोर द रिजल्ट इन लेट कॉल इट सम, या आप लिखते हैं स्टोर द रिजल्ट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कह दिया, आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, आपको ऐसा लग रहा है ये मुश्किल लग रहा है, तो आप लिख दे भाई डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये लाइन आपने, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लिखने के तरीके डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे आपने पहली लाइन देखी, मैंने इस तरह चेंज कर दिया है, ये वाली लाइन इस तरह, डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स, ये लिख दिया मैंने, या इसको आप, ये चौथा स्टेप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप, लेकिन हाँ ये एक और काम कर लेंगे, तो ये अगर यहाँ पर एक स्टेप रह गया, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स, इसको हम यहाँ नहीं लिखते, इसको हम एक काम करते हैं, ये बेहतर रहेगा, ये आई थिंक लास्ट स्टेप के लिए बेहतर रहेगा। अगर यहाँ पर मुझे लिखना है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, वेरिएबल क्या है, मैंने कहा सम वेरिएबल, लिख दिया नम, अगर आपने नंबर वन प्लस नंबर टू, इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, सम, आपने एरो डाला, और इसको एरो को इस तरह बना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस साइड पे। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो रहा है, नंबर वन और नंबर टू ऐड हो रहे हैं सम के अंदर, तो इसमें रटने का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि बेसिक आपको नेचुरल लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं क्या लिखूँ, किस तरह वर्ड, इस तरह वर्ड लिखें कि बेसिक, जिसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग का ए भी नहीं पता वो समझ, एल्गोरिथम होता ही इसीलिए। तो अब इसमें एल्गोरिथम में सिंपल, किसी को भी आप दिखाएंगे, बोलेंगे भाई ये क्या प्रोसेस हो रहा है, तो पढ़ के बता देगा, भाई इनपुट हो रहा है, दो नंबर इनपुट हो रहे हैं जिसको नम वन और नम टू कहा जा रहा है, उन दोनों को सम कराया जा रहा है, और एक सम के अंदर मतलब ऐड कराया जा रहा है, उसको सम के अंदर स्टोर कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर एंड में लिख दिया, और फिर एंड में एंड लिख दें या स्टॉप लिख दें, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास इंग्लिश। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोग को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है चेक इवन और ऑड। इनपुट अ नंबर, लेट्स कॉल इट्स नम, अब इसको कहा गया लेट्स कॉल इट्स नम, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोई मसले की बात नहीं है। इनपुट अ नंबर एंड नंबर इज इक्वल टू नम, जो भी नाम देना चाहे, नाम का कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है नाम देने में, आप नंबर लिख दे पूरा तो भी मसला नहीं है। फिर चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, ये क्यों लिखा भाई स्टेटमेंट, ये हमारे पास प्रोसेस की स्टेटमेंट है।
क्योंकि अगर आपको चेक करना है नंबर ऑड है या इवन है तो कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर इनपुट दिया 5, मैंने नंबर इनपुट दिया 5, अगला स्टेप क्या, चेक नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो इसको चेक करूंगा 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा 5 से डिवाइड, डिवाइड का मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। अगला स्टेप वही चेक, इफ द रिमाइंडर इज जीरो, मतलब अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जैसे कि अगर यहाँ मैं 4 लेता तो 4 डिवाइड हो जाता 2 से, तो रिमाइंडर मेरे पास जीरो हो जाता। अगर रिमाइंडर जीरो है तो मैं कहूंगा आउटपुट द नंबर इज इवन, क्योंकि ये मुझे आउटपुट देना है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें, ठीक है। तो मैंने कहा भाई रिमाइंडर जीरो है तो आउटपुट मेरे पास आ गया द नंबर इज इवन। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ऑड नंबर, क्योंकि 5 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, मेरे पास बच जाएगा 1, बच जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो इसीलिए हम कहेंगे ये हमारा ऑड नंबर है। तो ये बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए, इवन नॉट के कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, पर लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अभी हम पेपर 1 के जो सवाल है वो भी मैं बताऊंगा आपको करके, इस पर वो किस तरीके से आए हुए हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझना है। अब यहाँ देखें, स्केच एन एल्गोरिथम दैट इनपुट लेंथ इन इंचेस एंड प्रिंट इन सेंटीमीटर। भाई एल्गोरिथम लिखना है जो इनपुट ले रहा है इंचेस के अंदर और प्रिंट कर रहा है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे, इनपुट लेंथ इन इंचेस, जिसको एल आई का नाम दे दिया, मल्टीप्लाई एल आई विद 2.54, इसको मल्टीप्लाई करें 2.54 से, स्टोर द रिजल्ट द वेरिएबल एलसीएम, आप नंबर कोई भी आप ले लें, कोई मसला नहीं, नाम एलसीएम लें या कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, और फिर आउटपुट कर दिया। तो ये छोटे छोटे से प्रोग्राम हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ, अल्गोरिथम टू फाइंड अ लार्जर नंबर, ठीक है, दो नंबर होंगे, ठीक है। अब मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, देखिए दो नंबर होंगे, मैंने कहा भाई स्टार्ट, मैंने कहा पहला स्टेप आ गया इनपुट ए एंड बी, या आप लिख दे इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2। सेकेंड स्टेप क्या होगा, मुझे चेक करना है लार्जर, तो मैंने कहा इफ ए बिगर देन बी, देन इफ ए इज बिगर देन बी, मैंने कहा अगर ए बड़ा है बी से, तो मैंने कहा भाई डिस्प्ले ए इज ग्रेटर, और चौथा स्टेप इफ बी इज बिगर देन ए, तो मैंने कह दिया भाई डिस्प्ले बी इज ग्रेटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिखा है। अच्छा, यहाँ इफ की जगह हम एल्स यूज करेंगे, ठीक है। अब इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं एल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मसला नहीं एल्स ना भी यूज करो, क्योंकि इंग्लिश वर्डिंग में लिखना होता है, मैं तो इफ एल्स की टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है, जितना बेसिक वे में लिख सकते हैं इसको लिख लें आप लोग, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमारे पास रूल था, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, इतना मुश्किल नहीं था ये, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम का। अब इसके जो सवाल मॉडल पेपर में आए हुए हैं उसको हम देखते हैं, उससे आइडिया लेते हैं, ठीक है। या इसको मैं और बेहतर तरीके से लिख देता हूँ, शायद इफ और एल्स में आपको कंफ्यूजन हो, तो इसको मैं एक और बेहतर तरीके से मैं लिख देता हूँ पहले, और फिर मैं पास पेपर लेता हूँ। इनपुट ए एंड बी कर दिया मैंने, ठीक है, स्टार्ट के इनपुट ए बी, हम लिख देते हैं कंपेयर, इक्वल टू ग्रेटर देन साइन को भी छोड़ देना आप, क्योंकि हम बेसिक ही नहीं, कंपेयर ए एंड बी if A is greater than B, display A, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आई थिंक थोड़ा सूडो कोड में चले गई थी कहानी जो मैंने पहले लिखा, ये सबसे बेहतर रहेगा, आई थिंक ये वाली चीज़ को लिख लें। सूडो कोड के अंदर हम ना ग्रेटर देन, लेसर देन, इफ और एल्स यूज़ करते हैं, तो उसको छोड़ दें अभी, ये बेहतर रहेगा। फिर हम यहाँ लिख देंगे स्टॉप, ठीक है। इंग्लिश वर्डिंग, जितनी इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज में हम लिखेंगे उतना वो आपका एल्गोरिथम आसान लगेगा, ठीक है। तो वैसे भी वो गलत नहीं था, मतलब मैं नहीं कह सकता वो गलत था, लेकिन सूडो कोड की फॉर्म ज्यादा वो मैच कर रही थी, ठीक है। लेकिन वो भी गलत नहीं था, उस तरह भी आप लिख लेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये एक बेहतर जवाब रहेगा, ठीक है। उसमें भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं होगी। ये था हमारे पास अल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट।
अब हमारे पास आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास, फ्लो चार्ट अनदर टूल यूज इन प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन द प्रोसेस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो एंड लॉजिक यूजिंग डिफाइन सिंबल। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फ्लो सिंबल्स की फॉर्म में ना, जो हमने ऊपर अभी लिखा है ना, इसको सिंबल्स की फॉर्म में हम शो करवाते हैं। इसके लिए हमारे पास ये जो टर्मिनेटर सिंबल ये कहलाता है, जो स्टार्ट और स्टॉप, जो हमने वहाँ ऊपर लिखा स्टार्ट और स्टॉप, उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ये वाले विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। इनपुट के लिए हम और ये वाले यूज करते हैं, इनपुट हो गए आउटपुट हो गए, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ये आपको पैरेललोग्राम होता है ना, इस तरह बनता है। ये हमारे पास नंबर्स या कोई भी प्रोसेस हो रहा है ना, प्रोसेस के लिए हम ये देखिए लिखा हुआ है नीचे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और कोई भी डिसीजन हो, जैसे कि अभी वो डिसीजन सवाल आया था, क्या कहते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो डिसीजन के लिए हम ये यूज करते हैं। अगर यस होगा तो फिर क्या आंसर आएगा, नो होगा तो फिर क्या आंसर लिखेंगे। तो फ्लो चार्ट हमारे पास इसलिए यूज होता है कि हम विजुअलाइजेशन या उसको हम ग्राफिकली दिखा रहे होते हैं आपको, ये सिंबल्स की फॉर्म में किस तरीके से आपका जो क्या बनाया अल्गोरिथम है ना, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक और तरीकेकार है इसको शो करवाने का, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी हमने ये, अब ये एक सवाल है, स्टार्ट किया, एज ली, इनपुट किया। अब आपको सिंबल्स याद होने चाहिए कौन सा सिंबल किस लिए यूज होता है। स्टार्ट किया, हमने एज ली, इनपुट ली एज, अंदर आया प्रोसेस पे आया, प्रोसेस पे आया डिसीजन वाला, ये डिसीजन वाला आया, डिसीजन है। अगर इस एज इज बिगर देन और इक्वल टू 18, अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के, तो नीचे अगर यस है तो नीचे आउटपुट कर दे वेलकम टू द साइट और स्टॉप कर दे। बहुत ध्यान से समझना है प्रोसेस को। अगर उसकी एज बड़ी है या बराबर 18 के तो डिसीजन यस है, तो आपने नीचे ले गए, आपने कहा आउटपुट वेलकम टू द साइट और स्टॉप हो गया प्रोग्राम। लेकिन अगर डिसीजन नो है, अगर एज 18 से छोटी है, तो हम क्या आउटपुट आएगा, सॉरी दिस साइट इज फॉर यूजर 18 एंड ओवर। मतलब हम बताएंगे भाई ये साइट जो है 18 या 18 साल से बड़े लोग यूज कर सकते हैं, से छोटे लोग यूज नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ से फिर डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा स्टॉप के साथ। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था, कोई मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये बुक की एग्जाम्पल है जो हमने सबसे पहले अल्गोरिथम किया। स्टार्ट किया, नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया है, ये हमारे पास आ गया प्रोसेस की फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है, यहाँ पर आउटपुट आ गया और ये एंड हो गया। वहाँ डिसीजन था, इसलिए डिसीजन लेना था कि ये यस या नो क्या आना है, तो इसलिए हम डिसीजन बनाए। इवन और ऑड, इसमें डिसीजन है आपने, अच्छा इसमें पिक्चर से क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर इनपुट नंबर लिया हुआ है, फिर नीचे आए, नंबर को डिवाइड करेंगे, नंबर डिवाइडेड बाय 2, अगर इक्वल टू 0 है तो आउटपुट यस, अगर इक्वल टू 0 है और यस है तो आप कह दोगे आउटपुट क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और अगर नो, तो फिर आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, और फिर डायरेक्ट एंड हो जाएगा। प्रोग्राम या तो इस तरफ मूव करेगा और फिर यहाँ जाके एंड होगा, या तो इस तरफ मूव करेगा और यहाँ जाके एंड हो जाएगा। डिपेंड करता है ये डिसीजन वाले पे। अगर आपने जो नंबर इनपुट किया है वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, अच्छा इसमें हम इस तरह यूज करते हैं डिवाइड, ठीक है, नम डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है अगर नंबर डिवाइड बाय 2 हमने किया और यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इवन है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होगी, ठीक है। और इस ऑपरेटर का हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। ये जो ऑपरेटर है इसको लिख लीजिएगा अपने पास, ये काम आएगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है ये, ठीक है। जिससे हमारे पास रिमाइंडर पता चलता है, रिमाइंडर क्या बचा है, ठीक है। इससे हमें रिमाइंडर पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 डिवाइड बाय मॉड्यूलस 2 करूं, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये हमें रिमाइंडर बताने के लिए काम आता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 7 डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, मेरे पास आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 2। लेकिन ये जो मॉड्यूलस का ऑपरेटर ये सिर्फ रिमाइंडर बताएगा आपको, ठीक है। कोई भी नंबर मैं यहाँ लूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया, 5 मॉड्यूलस 2, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आंसर 1 बताएगा। तो ये ऑड हो गया, क्योंकि नो होगा तो फिर ऑड में चले जाएगा। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई हो आप लोगों को। मॉड्यूलस ऑपरेटर पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इस चीज़ में, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये आपको आंसर देगा 3 विद रिमाइंडर 1, और ये सिर्फ रिमाइंडर बताएगा 1, ठीक है। बात क्लियर हो गई। या इसको हम अगर पूरा रिमाइंडर हटा भी दे तो पूरा आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3.5 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर निकाल के दे देगा। आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अच्छा जी, एक और वो इंचेस वाला जो हमने किया था, ये वही है, बड़ा सिंपल सा है।
बिगेन इनपुट इंचेस किए, फिर उसको इंचेस को मल्टीप्लाई बाय 2.54 किया ताकि वो सेंटीमीटर में बने, तो फिर डिस्प्ले सेंटीमीटर और एंड कर। बड़े सिंपल सिंपल से प्रोग्राम है, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। अब फ्लो चार्ट में कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको पहले सिंबल याद होने चाहिए। देखें, ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन सा सिंबल कहाँ यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। इस सिंबल्स को पता होने के बाद आपको सिर्फ अलगोरिथम लिखना आना चाहिए। अगर अलगोरिथम लिखा हुआ है उस चीज का, तो फिर आपने सिर्फ सिंबल्स के अंदर इसको लिखना है जो आपने ऊपर चीज लिखी है, बाकी कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो अलगोरिथम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर ये सवाल बहुत आसानी से, फ्लो चार्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। सूडो कोड जो होता है वो बेसिकली बहुत हद तक प्रोग्राम ही होता है। हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, इफ एल्स ग्रेटर देन लेसर देन। तो सूडो कोड काफी हद तक वही चीज होती है, ठीक है। अलगोरिथम के अंदर हम जो है क्या कहते हैं, हम इंग्लिश वर्डिंग में लिखते हैं बिल्कुल प्योरली नेचुरल लैंग्वेज में, लेकिन सूडो कोड के को जो हम है काफी हद तक प्रोग्रामिंग फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि सूडो कोड के बाद बनता है, कोडिंग पे जाती है बात, क्योंकि वो कोड के लिए बन रहा होता है, ठीक है। अल्गोरिथम जो है वो लॉजिक्स के लिए बनता है, लॉजिक बनाता है आपके प्रोसेस की। लेकिन जो सूडो कोड होता है वो प्रिपेयर होता है कोडिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जो होता है कोडिंग कोड करता है, कोडर जो होता है वो कोडिंग करता है इसको देख के, ठीक है। तो अल्गोरिथम लॉजिक्स के लिए बनता है, और सूडो कोड क्या होता है, कोडिंग के लिए उसको बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हम इंग्लिश स्टेप्स लिखते हैं, इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, ताकि अगर डिफरेंसेस आए ना, ये आप लोग वर्डिंग लिख लें ताकि डिफरेंसेस आपके पास आए अल्गोरिथम सूडो कोड के, तो लिख सकें। और सूडो कोड क्या होता है, स्ट्रक्चर वाइज या प्रोग्रामर लाइक, प्रोग्राम की लाइक होता है, मतलब प्रोग्रामेबल लाइक होता है, ठीक है। अल्गोरिथम लेस फॉर्मल होता है, सूडो कोड मोर फॉर्मल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम कोई फिक्स सिंटैक्स यूज नहीं करते एल्गोरिथम में, उसमें हम स्टैंडर्ड कीवर्ड्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग के वो यूज कर रहे होते हैं। और क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर हम जैसे अभी मैंने ये सवाल करा है, ये कंपेयर ए एंड बी, हम इस तरह इसको रिटन डिस्क्रिप्टिवली इस तरह लिखते हैं हम। लेकिन अगर मैं सूडो कोड में लिखना चाहूँ तो इसको जैसे मैंने पहले लिखा था ना, इफ ए इज बिगर देन बी, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा जी, ये आप लोग का मॉडल पेपर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 11। अब गौर से इसको समझिएगा, काफी हद तक प्रोग्रामेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन क्या कंसीडर द एल्गोरिथम, इसको एल्गोरिथम समझ के हमें प्रोसेस करना है। चले अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है। अभी मैंने आप लोगों को कहा मॉड्यूलस ऑपरेटर को ध्यान समझिएगा, और यही एमसीक्यूज आ गया, देखें। अब इसको बहुत ध्यान से, पहला क्या कह रहा है, इफ a मॉड्यूलस b, a की वैल्यू 7 है, 7 मॉड्यूलस b इज इक्वल, ये डबल इक्वल टू का मतलब ये कंपैरिजन के लिए काम आता है। अच्छा 2 लिखना तो भूल गया मैं, ये डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब जब मैंने 7 डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर क्या आएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर, मॉड्यूलस का ऑपरेटर क्या देता है मुझे, रिमाइंडर बताता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये आगे बढ़ेगा, याद रखिएगा। देन लिखा हुआ ना, देन अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे देन a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 5 है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये थोड़े आपको सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। लिखा हुआ अलगोरिथम मिलेंगे, सूडो कोड की फॉर्म लिखी हुई है। 7 5 का क्या होगा 35, तो 35 कहाँ स्टोर हो रहा है, वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है a, इसका मतलब अब a की वैल्यू 35 हो गई। पहले a की वैल्यू क्या थी, 7 स्टोर हुई हुई थी, लेकिन थर्ड स्टेप के बाद अब a की वैल्यू हो चुकी है 35। अब आगे जहां भी a आएगा वहां आप 7 नहीं लिखेंगे 35, क्योंकि देखें कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वेरिएबल लिया a, उसकी वैल्यू आपने 7 डिफाइन कर दी। अब आगे जाके जब आपने इसको ए की वैल्यू 35 हुई, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 35 हुआ, तो ये ए की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गई, तो ये रिमूव हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू आएगी 35। तो पीछे जो एड्रेस होता है उसमें अब 35 हमारे इसमें सेव हो गई 35 वैल्यू। तो अब ए की वैल्यू 35 है। अब स्टेप नंबर 4, इफ ए इज बिगर देन 10, 35 इज बिगर देन 10 है, बिल्कुल है। तो आगे क्या कह रहा है ये देखो, बहुत ध्यान से देना, फिर कह रहा है बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 35 माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 मॉड्यूलस 5, जैसे डिवाइड होता है ना वैसे ही मॉड्यूलस को भी पहले सॉल्व करना। तो 5 मॉड्यूलस 5 क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 35 माइनस 0, तो बी की वैल्यू भी 35 हो गई यहाँ पर, तो बी की वैल्यू भी 35 हो गई, ठीक है। इसका मतलब ए भी 35 हो गया, बी भी। फोर्थ स्टेप पर है। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप के ऊपर। फिफ्थ स्टेप क्या करे,
c इज इक्वल टू b माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1। b की वैल्यू क्या है? 5 नहीं है, 35 है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 35 माइनस 20 करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास 35 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। पॉजिटिव का 15 आ गया, और ये किसके बराबर है? c के। इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 15 हो गई। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है, b माइनस 35 माइनस 20 का तो 15 आ गया। तो मेरे पास अब क्या कह रहा है? आउटपुट सी कह रहा है, सी की वैल्यू बताओ आउटपुट में क्या है। तो सी का आंसर आ गया, मतलब ये बी आ गया मेरे पास, ऑप्शन इसका 15, क्योंकि उससे सी का है। अगर वो कहता आउटपुट ए तो क्या कहते हैं? 35। अगर वो कहता आउटपुट बी तो आप कहते हैं 35। आउटपुट सी पूछा है तो उसका आंसर 15 आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो सवाल बहुत आसान, समझे, मैथ्स की तरह ही है। बहुत ही सिंपल सिंपल मैथ्स होती है ना, 6 7 8 क्लास, वही मैथ्स है। थोड़ी बहुत चीजें समझनी है, मॉडुलस का निशान क्या होता है, ये डबल इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है ये समझ लें। अल्गोरिथम लिखा हुआ है, सूडोकोड, सूडोकोड ये सूडोकोड ही तरीके से लिखा हुआ है, सूडोकोड की तरह ही लिखा हुआ है। ठीक है, अल्गोरिथम की तरह तो लिखा हुआ भी नहीं है। तो किस तरह चीजें होती हैं, तो ये चीजें थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें समझनी है। बाकी तो बहुत आसान खेल है। आई होप ये वाले सवाल क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा जी, दूसरे हम देख लेते हैं। स्टार्ट हुआ, इसके बाद एक्स की वैल्यूज को मैं रब कर देता हूँ, पहले ये क्लीन कर देता हूँ। अच्छा जी, x की वैल्यू 4 है, y की 2 है और c की 14 है। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं हम। y इसमें स्टोर हो रहा है, x मल्टीप्लाई y, और x की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 8, मतलब 8 स्टोर हो गया y में। अब y की वैल्यू हो चुकी है 8, यहाँ क्रॉस करके मैंने लिख दिया 8। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 4, d में स्टोर हो रहा है, c की वैल्यू यहाँ पर 14 है, माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, y की वैल्यू 8 हो चुकी है। ठीक है, प्लस x की वैल्यू 4 है, तो ये 14 माइनस 12 हो गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। 2, तो d की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, मतलब d में स्टोर हो गया 2। अब स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कह रहा है अगर d की वैल्यू बड़ी है या बराबर, ये इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब या तो बड़ी हो या तो बराबर हो, तो d की वैल्यू तो बराबर है, 2 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है? देन गो टू स्टेप 3। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर d की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 2 के, तो स्टेप नंबर 3 पे वापस कूद जाओ, मतलब वापस से स्टेप नंबर 3 को चलाओ। अब देखें, वापस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है y इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या हो चुकी थी? 8 हो गई थी, 2 नहीं लिखनी, तो ये हो गया 32। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4, जिसमें d को स्टोर करना है, c की वैल्यू 14 है, माइनस y की वैल्यू 32, प्लस x की वैल्यू मेरे पास 4, तो 14 माइनस 36, तो ये आ गया माइनस का 22। अब स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे, तो अब जो d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो माइनस 22 इज बिगर देन इक्वल टू नहीं होता। ठीक है, बात को गौर से समझना, ये इक्वल टू नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गई। अब ये स्टेप बहुत, मतलब अब स्टेप नंबर 3 पे नहीं, अब स्टेप नंबर 6 को बहुत ध्यान से समझना है आपने। स्टेप नंबर हमारे पास जो 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। d इज इक्वल टू, डी की वैल्यू अब हो चुकी है -22, और इसको मल्टीप्लाई कराया जा रहा है -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 44, तो पॉजिटिव 44 इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये वाला क्लियर होगा आप लोगों का, बहुत आसान सा था, कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। अच्छा जी, चलिए एक और है हमारे पास, आई थिंक 4 है टोटल इस तरह के, बाकी अगला तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है थोड़ा। अच्छा जी, स्टार्ट किया, सबसे पहले टी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है? 10 है। ये स्टेप देख लें, क्या कह रहा है? टी को मॉड्यूलस कराएं, मॉड कराएं 2 से, और इक्वल आना चाहिए 0 के। जब मैं 10 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर तो 5 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा। मॉड्यूलस का हम रिमाइंडर देना, रिमाइंडर 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये स्टेप करेक्ट है। तो करेक्ट है तो क्या करो, टी के अंदर स्टोर करा दो, टी की वैल्यू को प्लस करा दो 5 से। तो अब टी की वैल्यू हो चुकी है 15। ठीक है, अब हमारे पास जो टी की वैल्यू हो चुकी है 15, तो यहाँ पर कट करके मैं लिख देता हूँ 15। ठीक है,
अब आ गए फोर्थ स्टेप के ऊपर। 15 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये भी ट्रू कंडीशन है। जब ट्रू है तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है, अब टी के लिए 15 है, 15 प्लस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21। अब टी की वैल्यू बन चुकी है 21, यहाँ आ गए t इज इक्वल टू 20 इक्वल 21 है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर हम आ चुकी है वैल्यू t की 21 बराबर है। जब बराबर है तो फिर 6 प्लस कर दो, फिर 6 प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 27। 27 आ गया। अब कह रहा है आउटपुट t बता दो, तो t की वैल्यू आ जाएगी 27। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 14, हमारे पास ये आई थिंक लास्ट है ये। m की वैल्यू यहाँ पर 2 है, n की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइल का समझाना पड़ेगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक स्टेप नंबर 3 चलता रहेगा। अच्छा, वाइल का मतलब ये, ठीक है, जब तक हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक ये स्टेप 3 चलता रहेगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ आई। अब ये स्टेप क्या कह रहा है, क्या 5 बड़ा या बराबर है 1 के, बिल्कुल ट्रू कंडीशन है क्योंकि n की वैल्यू 5 है। तो जब है तो फिर ये स्टेप कर दो। ये स्टेप क्या कह रहा है, m के अंदर स्टोर कराना है, तो m इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, इसकी 5, तो m की वैल्यू बन गई 7। तो यहाँ पर मैंने कह दिया 7। नेक्स्ट स्टेप पे गए, n माइनस 2, 5 माइनस 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब n की वैल्यू हो चुकी है 3। अब मैं वापस से कंडीशन चेक करूंगा, वापस से वाइल में मैंने क्या कहा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये स्टेप चलता रहेगा। तो ये वाले स्टेप वापस चेक करूंगा। अब वैल्यू क्या है इनकी 3, क्या 3 की वैल्यू बड़ी या बराबर है 1 के, बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब है वापस से मुझे स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं वापस से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, m इज इक्वल टू m प्लस n। m की वैल्यू 7 हो चुकी है, n की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो इज इक्वल टू 10 आ गया। m की वैल्यू 10 हो गई, n की वैल्यू 3 माइनस 2 तो 1 आ गई, ठीक है। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। अब वापस से चेक करूंगा कंडीशन। जब मैं वापस से कंडीशन चेक करूंगा, क्या 1 बड़ा या बराबर है 1 के, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि n की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर 1 रखा तो 1 बड़ा भी है और बराबर भी है 1 से, इक्वल तो आ रहा है ना, बड़ा नहीं तो इक्वल तो आ रहा है, तो मतलब ट्रू है कंडीशन। वापस से मुझे स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू हो चुकी है 10 और उसकी वैल्यू हो गई 1, तो 10 प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास 11 बन गया। n को देखते हैं, 1 माइनस 2 करूंगा तो अब क्या बन जाएगा माइनस का 1। अब क्योंकि n की वैल्यू क्या हो चुकी है -1, ठीक है, 1 के बजाय -1। अब जब मैं कंडीशन चेक करूंगा वाइल की, तो -1 इज बिगर देन इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो अब ये स्टेप नंबर 3 से बाहर आ जाएगा। वाइल जो होता है वो आइट्रेशन के लिए यूज होता है, मतलब कंटिन्यूस चलता है, जब तक कंडीशन फॉल्स जब तक चलता रहेगा। इसी तरह फॉर भी होता है, और भी वो कंडीशन में बताऊंगा चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, अब ये स्टेप नंबर 4 पर आ गया। कह रहा है n की वैल्यू छोटी है 13 से, n की वैल्यू -1 है, तो -1 छोटा है 13 से, बिल्कुल छोटा है। तो कह रहा है अगर है ऐसा तो फिर ये स्टेप कर दो, m को m से प्लस करा दो, m को +1 करा दो 1 से। m की वैल्यू क्या हो चुकी है 11 हो चुकी है, ठीक है, वहाँ 11 हो गई थी ये वाले स्टेप में, ठीक है। तो 11 + 1 क्या हो गया 12। तो कह रहा आउटपुट कर दो m को, m की वैल्यू क्या है 12, तो आंसर आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ वीडियो को। मैंने आपको एल्गोरिथम पढ़ाया, कंप्यूटेशनल की थोड़ी बेसिक बताई, एल्गोरिथम पढ़ाया, फ्लो चार्ट बताया और ये तरह के सवाल करा दिए। वैसे सूडो कोड तो मैं बता चुका हूँ होता है क्या, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोग के फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगा, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ आई चीज़ें या नहीं आई, ठीक है, ये ज़रूर मुझे आप बताएं। आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग चीज़ें समझ आएंगी, और इंशाल्लाह इस तरह के प्रैक्टिस सवाल भी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, पहले मुझे आप ये ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सूडो कोड को थोड़ा देख लेंगे और उसके रिलेटेड जो बुक में सवाल है वो देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।